अंतरिक्ष पब्लिकेशन SST क्लास 7 चैप्टर नंबर 9। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू SST क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। एंड स्टूडेंट, आज हम फिर हाजिर हैं हमारा नया चैप्टर लेकर के, जिसका नाम क्या है? चैप्टर 9, दिल्ली के सुल्तान। सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो आइए पढ़ते हैं परिचय इस पाठ का। तो भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली है, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। प्राचीन काल से यह शासकों की राजधानी और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। बच्चों, आइए पाठ पढ़कर दिल्ली की सल्तनत के बारे में जाने। तो बच्चों, आइए पाठ के द्वारा जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत किसने की थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो बच्चों, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्की क्षेत्रों का राजा घोषित कर दिया। उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की तथा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह दिल्ली सल्तनत का आरंभ था। बच्चों, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। कौन कौन से थे? तुर्की मूल के गुलाम खिलजी व तुगलक वंश का वंश तथा अफगान मूल के सैयद और लोधी वंश। ये कौन थे बच्चों? ये दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश थे। आइए और जानते हैं। तो दिल्ली राजधानी दिल्ली राजधानी दिल्ली कार, जो कि अब दिल्ली है जिसका नाम, का निर्माण संभवतः तोमर राजा अनंग पाल द्वारा 736 के आसपास किया गया था। 12वीं शताब्दी के एक चौहान शासक बीसल देव ने तोमर से इस शहर को छीन लिया। तोमरों व चौहानों के नियंत्रण में दिल्ली उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरी। कौन? दिल्ली। ठीक है। अब दिल्ली की राजनीतिक स्थिति के कारण अधिकांश सुल्तानों ने यहाँ अपना राजधानी नगर बसाया। तो अब देखते हैं आगे जानकारी के स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। तो इतिहासकारों ने दिल्ली के बारे में पुरातत्व तथा साहित्यिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त की है। पुरातात्विक स्रोतों में किले, मकबरे, पूजा स्थल जैसी इमारतें तथा हथियार, औजारों, सिक्कों और वस्त्रों तथा आभूषणों जैसी वस्तुएं आती हैं। साहित्यिक स्रोतों में उस समय के यात्रियों, विद्वानों, अधिकारियों तथा दरबारी इतिहासकारों के लेख शामिल होते हैं। दरबार के करीब होने के कारण इन लेखकों ने मुख्यतः नगरीय प्रशासनिक केंद्रों के जीवन के बारे में लिखा है। इनके लेख ग्रामीण जीवन के बारे में अधिक नहीं बता पाते हैं। इनके लेख अधिकतर शहरी जीवन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः राज दरबार के पास होते थे। आइए इब्न बतूता का रिहला क्या कहता है। हमें सल्तनत काल के बारे में मूल्यवान जानकारी देता है इब्न बतूता का लेख। उसकी जो किताब है इसका नाम रिहला है। दरबारी इतिहासकार उन्हें शासकों की सहायता प्राप्त थी। जो दरबारी इतिहासकार थे उन्हें क्या थे बच्चों? शासक थे, उनकी सहायता समय समय पर प्राप्त होती थी। तारीख, जो कि इतिहास लिखते थे, तारीख लिखते थे यानी कि इतिहास लिखते थे। हालांकि वे अक्सर अपने शासकों को प्रसन्न रखने के लिए लिखते थे। यह विद्वान मिनाज अल रिसात की रचनाओं की एक मुख्य कमी है। क्या है बच्चों? ये एक मुख्य कमी, केवल राजाओं को खुश करने के लिए लिखते थे वो। यद्यपि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही में खिलजी तथा तुगलक शासन की एक निरपेक्ष तस्वीर चित्रित की गई है। क्या है बच्चों? ये देखते हैं। अब बस पहले बच्चों यहाँ पर हम शहरों की स्थिति देख लेते हैं। ये देखो क्या था बच्चों? ये कुतुब मीनार यहाँ पर स्थित है। ये पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग या दुर्ग किला था, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? राय पिथौरा बोलते हैं। और यहाँ पर थे मोहम्मद बुल तुगलक का जहां पनाह। ये है लोधी का मकबरा। ये है अलाउद्दीन खिलजी का सीरी। और ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद है। ठीक है बच्चों। और ये यमुना नदी जा रही है इस तरफ को, और ये फिरोज तुगलक का फिरोजाबाद है बच्चों। तो आइए आगे पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी।
इस वंश के शासक गुलाम कहलाते थे क्योंकि इल्तुतमिश और बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे, जो स्वयं भी मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का दास कौन था? इल्तुतमिश भी था। ठीक है, इल्तुतमिश भी था, बलबन भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। ये सब किसके दास थे बच्चों? ये मोहम्मद गौरी के दास थे। मोहम्मद गौरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था, उसके दास कौन हो गए बच्चों? बलबन हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दास हो गए। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वह गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी का एक विश्वसनीय सैनिक था जिसका वास्तविक नाम मुहिजुद्दीन था। क्या था बच्चों? मुहिजुद्दीन, जो मोहम्मद गौरी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में जीते गए राज्यों की देखभाल करता था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात वह स्वतंत्रता पूर्वक गद्दी पर बैठा। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपने मुख्यालय स्थापित किए। इस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। वह एक दयालु उदार हृदय वाला व्यक्ति था। उसने अपने धन का एक बड़ा भाग दान में दे दिया था और वह लख बख्श अथवा लख दाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया। उसने अपने अल्प शासन काल में अपना सारा धन अपनी स्थिति और राज्यों को मजबूत बनाने में लगा दिया। तो बच्चों, यह तो चित्र है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और बच्चों कुतुब मीनार को बनवाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। अब देखिए, अब क्या है? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। वो कुतुबुद्दीन का दामाद था। वह दिल्ली सल्तनत का सच्चा संस्थापक माना जाता है, जबकि वह एक दास था और उसका राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए उसकी सत्ता को चारों ओर से चुनौती दी गई। ऊंचे तुर्क सरदारों ने एक दास को शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद गौरी के अन्य सरदारों ने भी उसे चुनौती दी। हारे हुए राजपूत भी स्वयं मुस्लिम नियमों से स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे। स्वयं को मुस्लिम के जो नियम कानून थे उनसे स्वतंत्र करवाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश एक बुद्धिमान शासक था। सबसे पहले तो उसने उच्च वर्ग के तुर्क सरदारों को कुछ क्षेत्र उपहार स्वरूप देकर संतुष्ट किया। उसने कुछ राजपूत राजाओं को अपने विश्वास से जीता और अन्यों को हराया। उसने उत्तर पश्चिम की सीमा को मंगोल सरदार चंगेज खां से मुक्त कराया। पूर्व में उसने बिहार एवं बंगाल को अपने नियंत्रण में लेकर तुर्क साम्राज्य को नर्मदा की ओर बढ़ाया। किधर बढ़ाया? नर्मदा की ओर अपना जो साम्राज्य था उसको, और क्या किया? विस्तार किया उस साम्राज्य का। इल्तुतमिश एक महान शासक और कला व वास्तुकला प्रेमी था। वास्तुकला का प्रेमी था। वह एक महान भवन निर्माता भी था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, बदायूं में मस्जिद और दिल्ली में लाल पत्थर से एक मकबरा बनवाया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। आगे देखिए, रजिया जो 1236 से लेकर के 1240 तक सुल्ताना बनी। दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया थी, जिसने इल्तुतमिश के शासन की बागडोर संभाली। विद्वान मिनाज अल सिराज ने एक शासन के रूप में रजिया की योग्यताओं की प्रशंसा की है, परंतु उसने यह भी लिखा कि उसकी योग्यता अनुपयोगी थी, क्योंकि एक महिला का राजगद्दी पर बैठना रीति रिवाजों के विरुद्ध था। रजिया ने अपने महिला स्वरूप व घूंघट को उतार फेंका तथा एक कोट व टोपी धारण कर ली। उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि वह एक औरत थी तथा वह गैर तुर्की विद्वानों का पक्ष लेती थी। विद्वान विशेषतः कहिलगनी या चालीसा सत्ता को हथियाना चाहते थे। जो कहिलगनी थे या फिर जो चालीसा थे, वो सत्ता को अपने तरफ से हथियाना चाहते थे। उन्होंने उसका विरोध किया तथा दिल्ली के बाहर एक युद्ध में उसे मार दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन आता है? गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर के 1286 तक शासनकाल में रहा। वह 1266 में ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और 20 वर्ष, बहुत बड़ा टाइम पीरियड था बच्चों इसका, 1266 से 1286 तक का शासन किया। वह गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन शासक बना?
सबसे शक्तिशाली शासन बच्चों गयासुद्दीन बलबन। उसने चालीसा के दल का दमन करने के लिए रक्त और लोह नीति का अनुसरण किया। शाही प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए उसने भव्य व आलीशान दरबार बनवाया। सरदार अब उसके समक्ष सिजदा यानी कि सिजदा करने लगे, सिर झुकाने लगे। तो 1286 में ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर व अकुशल सिद्ध हुए। एक खिलजी सरदार जिसका नाम जलाल उद्दीन खिलजी था सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत हो गया। आखिरी शासक कौन था बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं बच्चों ये कौन है? ये गयासुद्दीन बलबन है जो एक गुलाम वंश के महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक चला। खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी शासकों ने लगभग 3 दशकों तक दिल्ली पर शासन किया। अपने शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। जलालुद्दीन खिलजी का समय काल देखिए बच्चों 1990 से 1996 तक, ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी वह खिलजी वंश का संस्थापक था। वह बहुत दयालु, विश्वसनीय एवं प्रकृति प्रेमी था। उसने मंगोलों के साथ सौम्य नीति अपनाई और अपनी एक पुत्री का निकाह उलुग खां एक मंगोल सरदार के साथ कर दिया। वह अपने भतीजे अली गुरसब द्वारा मारा गया। उसका भतीजा कौन था बच्चों? अली गुरसब। उसने उसका कत्ल कर दिया। 1296 ईस्वी में उसका भतीजा सिंहासन पर बैठा जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता गया। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। तो 1296 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी वह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह एक महान सेनापति, एक समझदार और महत्वाकांक्षी शासक था। इसका चित्र आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं। ये है अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, अलाउद्दीन के सैन्य एवं विजय अभियान क्या क्या रहे? 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपनी महान सेना का नेतृत्व गुजरात के राजा करण बघेला के विरुद्ध किया। उसकी सेना ने बघेला को पराजित कर सोमनाथ के मंदिर व अन्य बंदरगाहों पर लूटपाट की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिंदू दास मलिल कफूर को 1000 दीनार में खरीदा जिसने बाद में अपने स्वामी के लिए दक्कन पर विजय प्राप्त की। संपूर्ण गुजरात पर विजय प्राप्ति के बाद उसने राजपूत राज्यों की ओर अपना रुख कर लिया। उसने रणथंभौर को अपने नियंत्रण में लेकर चित्तौड़ व मालवा पर विजय प्राप्त की। भारत के संपूर्ण उत्तरी भाग पर विजय प्राप्ति के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर रुख किया। 1306 से 1311 ईस्वी तक उसके काबिल सेनापति मलिक कफूर ने देवगिरी में यादवों, रॉयल में काकतियों और द्वार समुद्र में होयसालों को हराया। उसने भारी मात्रा में कीमती पत्थर, धातुओं, दासों और घोड़ों की लूटपाट की। अलाउद्दीन ने दक्षिण के क्षेत्रों को अपने राज्यों में शामिल नहीं किया, अपितु वहां के शासकों पर कर अदा करने का आदेश जारी कर दिया। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह जानता था कि दक्षिण के राज्यों को इतनी दूर से नियंत्रित करना आसान नहीं था। इस प्रकार उसने बहुत कम समय में अशोक की तरह एक महान साम्राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण योजना को लागू किया। उसने सामान्य वस्तु जैसे अनाज, चीनी, खाद्य तेल, वस्त्र इत्यादि के दाम बहुत ही कम रखे। दुकानदार अपनी वस्तुओं के मूल्य सुल्तान से पूछकर तय करते थे। दुकानदारों की जांच पड़ताल के लिए उसने काबिल अफसरों का चुनाव किया। जब भी कभी कोई दुकानदार अधिक मूल्य या ठगी करता हुआ पकड़ जाता तो उसे उचित दंड दिया जाता था। उसके इस विचार ने हर चीज को नियंत्रित किया क्योंकि अलाउद्दीन अपने सैनिकों को कम वेतन पर नियुक्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इस सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। खुसरो मलिक खिलजी वंश का अंतिम शासक था। पंजाब के शासक गाजी मलिक ने खुसरो मलिक को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। उसने गयासुद्दीन की उपाधि प्राप्त कर तुगलक वंश की स्थापना की। अब कौन सा वंश आ गया बच्चों? अब तुगलक वंश आ गया है।
आइए देखते हैं तुगलक वंश जो 1320 से लेकर के 1412 तक चला। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात सन 1324 में गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद उसके पुत्र जोना खान ने सत्ता संभाली, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ग्रहण की थी। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर के 1351 ईस्वी तक में था। अब मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विद्वान तथा जिज्ञासु था। उसने श्रेष्ठ लोगों की सूची बनाई तथा अनेक लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने अनेक महान लोगों का विरोध किया तथा उन्होंने उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने विशाल योजनाएं बनाई तथा उनके अनेक नीतियां लागू की, परंतु उनका उचित प्रकार से पालन नहीं किया जा सका। फिर क्या होता है बच्चों, इन विफल प्रयोगों ने उसकी प्रतिष्ठा को कम कर दिया। उसके साम्राज्य के अनेक भागों में विद्रोह भड़क उठे तथा प्रांतों का विखंडन होना शुरू हो गया। सन 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई बच्चों। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो चित्रों में, ये गयासुद्दीन तुगलक का क्या है यहाँ पर बच्चे, ये उनका मकबरा है। और यहाँ देखिए, ये तुगलकाबाद का किला है जो उसी समय काल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में बनवाया गया। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से लेकर के 1388 तक शासन काल किया उन्होंने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने सत्ता की कमान संभाली। उसने कुछ सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वह विद्वान तथा उलेमाओं को प्रसन्न रखता था जो उसे शांतिपूर्वक शासन करने देते थे। वह ना तो विद्रोहियों का दमन कर सका और ना ही विखंडित प्रांतों को पुनः प्राप्त कर सका, क्योंकि हालांकि उसने कृषि, व्यापार एवं शिल्प को प्रोत्साहित किया। सन 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु के पश्चात सल्तनत का तीव्रता से पतन हो गया। उसके उत्तराधिकारी गुलामों को नियंत्रित नहीं कर सके। धीरे धीरे सेना कमजोर हो गई तथा साम्राज्य सिकुड़ता गया। आइए, नए साम्राज्यों का उदय। अब क्या था बच्चों, राइज ऑफ अ न्यू एम्पायर। सो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से लेकर सल्तनत के विभिन्न प्रांतों का विखंडन हुआ तथा स्वतंत्र साम्राज्यों का निर्माण हुआ। इन साम्राज्यों में दक्कन के विजयनगर व बहमनी के साम्राज्य तथा बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, मेवाड़, कश्मीर तथा असम के साम्राज्य इसमें बच्चों शामिल थे। तैमूर का आक्रमण। अब बच्चों देखिए कि तैमूर का आक्रमण किस प्रकार होता है। तो देखिए यहाँ पर तैमूर का आक्रमण। तैमूर लंग मध्य एशिया के समरकंद के आसपास के क्षेत्र का शासक था। उसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया तथा उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने दिल्ली को लूटा। उस समरकंद वापस लौटाने के दौरान अनेक नगरों को लूटा। वह अपने साथ अपार धन ले गया। समरकंद में स्मारक बनवाने के लिए वह कुशल कारीगरों को भी अपने साथ ले गया। तैमूर ने खिज्र खान नामक एक अफगान मुखिया को भारत में उसके क्षेत्रों का प्रभारी बना दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक अपनी सत्ता को पुनः स्थापित नहीं कर पाए। सन 1412 में उनके वंश का अंत हो गया। सन 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने सैयद वंश की स्थापना की जो सन 1451 तक जारी रहा। अब सैयद वंश देखते हैं बच्चों। सैयद वंश जो 1414 से लेकर के 1451 तक चला। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। वह मंगोल शासक तैमूर का सेनापति था। भारत छोड़ने से पहले उसने मुल्तान, लाहौर व दिवालापुर का वायसराय नियुक्त किया गया था उसको। ठीक है बच्चों, उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली को जीता और सैयद वंश की स्थापना की। अब मुबारक शाह सैयद कौन था? 1421 से लेकर के 1434 तक उसने शासन किया। मुबारक शाह सैयद ने अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति की दृष्टि को पहचानने वाला था। उसके सरदार उसके विरोधी हो गए। उसका अधिकतर समय उन्हें नियंत्रित करने में ही व्यतीत होता था। मोहम्मद शाह सैयद 1434 से लेकर के 1443 तक उन्होंने शासन किया। वह मुबारक शाह का भतीजा था, बेटा नहीं था बच्चों। उसके शासनकाल में सरदार अधिक शक्तिशाली थे। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद जो 1443 से लेकर के 1451 तक रहा, वह अगला शासक था। उसने 1451 ईस्वी में लाहौर के गवर्नर बहलोल लोधी द्वारा दिल्ली को खो दिया। उसके अल्प शासन काल में सैयद वंश का क्या बच्चों पतन हो गया। अब आइए देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश 1491 से लेकर के 1491 से लेकर के
1526 ईस्वी तक रहा। इतने लंबे शासनकाल में सल्तनत के शासक तुर्की थे, यद्यपि लोधी भी अफगानी थे। बहलोल लोधी 1451 से लेकर के 1489 तक रहा। वह लोधी वंश का पृथक शासक था। 1451 ईस्वी में आलम शाह को हराकर वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह एक दयालु शासक था। उसने सल्तनत का विस्तार करने का प्रयास किया, मतलब अपने आप को बहुत और विकसित करने का प्रस्ताव किया। उसने विद्रोही गवर्नरों को हटाकर अफगान के निष्ठावान गवर्नरों को नियुक्त किया। उसने पंजाब से बिहार तक अपने राज्य का विस्तार किया। बच्चों, अब 1489 ईस्वी में क्या था, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोधी जो है वो सिंहासन पर बैठ गया। अगला शासक उसका पुत्र बना। अब आगे देखते सिकंदर लोधी जो 1489 से लेकर कब तक बना, 1517 तक बना। वह लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 1479 ईस्वी में शासक बनने के बाद सिकंदर लोधी ने क्या किया बच्चों, अपने विरोधी को परास्त कर अपनी सत्ता को सुदृढ़ यानी कि मजबूत किया। वह अपने राज्य को पश्चिम बंगाल तक फैलाने में सफल रहा। उसने अपनी राजधानी को एक नए नगर के रूप में स्थानांतरित किया, जो बाद में क्या बच्चों, आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनसे लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और मूल नियंत्रण लागू करने का उसने क्या किया, बहुत प्रयास किए। ये बच्चों चित्र है सिकंदर लोधी का। आइए उसके शासनकाल में रचित पुस्तक तारीख-ए दाऊदी में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। लंबी बीमारी के कारण बच्चों 1517 में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोधी के बारे में जानते हैं अगर तो 1517 से लेकर के 1526 तक उसने शासन किया। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह सिकंदर लोधी का पुत्र था। वह स्वभाव से रूखा और क्रूर था, बहुत निर्मम था। शीघ्र ही उसने अपने सरदारों व सगे संबंधियों का विश्वास खो दिया। उसके चाचा आलम खान ने बाबर को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सिकंदर लोधी को हराया और लोधी वंश का पतन करके मुगल साम्राज्य की बच्चों स्थापना कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए पतन के प्रमुख कारण। पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? द मेन रीजन फॉर द कोलैप्स। तो बच्चों लूटपाट। तुर्क अफगान शासक लुटेरे प्रवृत्ति के थे, हर जगह लूटपाट मचाते थे बच्चों। उन्होंने तलवारों के बल पर शासन करने का प्रयास किया। इस प्रकार वे लोगों का विश्वास अर्जित करने में असफल रहे। अब असहिष्णुता। अधिकतर सुल्तान हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता रखते थे। उन्होंने उनके मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने हिंदुओं पर धार्मिक कर भी लागू किया, जिससे हिंदू अपने धर्म का पालन ना कर सके। उनके साथ क्या थे बच्चे? असहिष्णु व्यवहार करते थे। आत्मनिर्भरता। अधिकतर सुल्तान कमजोर थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। वे अपने सरदारों पर निर्भर रहते थे। उनके सरदारों को जैसे ही मौका मिलता था वे स्वयं सुल्तान बन जाते थे, तख्ता पलट कर देते थे बच्चों। आगे देखिए विस्तृत साम्राज्य। साम्राज्य के अत्यधिक विस्तार से उस पर नियंत्रण रखना दुष्कर हो गया था। ठीक है, रखना दुष्कर था क्योंकि उस समय यातायात का कोई समुचित साधन नहीं था। आगे मंगोलों का आक्रमण। दिल्ली सल्तनत को कमजोर बनाने के लिए मंगोलों ने निरंतर आक्रमण किए। तैमूर ने दिल्ली के लोगों तथा मंदिरों को लूटा। आगे देखिए, आओ दोहराएं कुछ बिंदु पाठ के पश्चात। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। तुर्की मूल के गुलाम खिलजी व तुगलक तथा अफगान मूल के सैयद व लोधी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया थी जिसने इल्तुतमिश के शासन की बागडोर संभाली। खिलजी शासकों ने लगभग 3 दशकों तक दिल्ली पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विद्वान तथा जिज्ञासु था। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। खिज्र खान मंगोल शासक तैमूर का सेनापति था। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको यह विस्तृत पाठ समझ में आया होगा, आपने सबने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।